हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 21वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। धृति, एक बार और हमको कमज़ोर कहो और हम सच में बता देंगे कि हम कितने कमज़ोर हैं। और तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अक्षराज ने अपनी पकड़ कृति की कमर पर मजबूत करते हुए कहा। अक्षराज की ये धमकी सुनते ही कृति के गाल लाल हो गए और उसने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। वर्ड्स बीबी वर्ड्स। अक्षरा ने कृति की चिन को अपने थंब से उठाते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए किया। कृति ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, हाँ हम आज समझ गए। ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोने मुड़े और उसने फिर से कहा, तो बताओ और बोलेगी हमको कमज़ोर। कृति ने एक नज़र अक्षराज की आंखों में देखा और अपने हाथ को घबराते हुए एक दूसरे में उलझाते हुए बोली, पर अब सच में कम। वह भी बोल ही थी कि अक्षराज ने अपने होठों को धृति के होठों से जोड़ लिया। ये फील करते ही धृति की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके हाथ अक्षराज के कंधों पर कस गए। अक्षराज पैशनेटली कृति के होठों को चूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कृति के हर बार उसे कमज़ोर कहने का वो बदला ले रहा हो। उसके हाथ अभी कृति के कमर पर कसे हुए थे और वो कृति को अपनी गोद में बिठाकर उसके होठों के अंदर जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अक्षराज के हाथ भी कृति की साड़ी से झाँकते हुए कमर को सहलाते जा रहे थे। साथ ही वो कृति को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था। उसके होठ कृति के होठों को स्मूच करते हुए डीप किस कर रहे थे। अक्षराज ने अपने हाथों को कृति के बालों की तरफ ले जाते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया, जिससे कृति को कहीं चोट न पहुँचे। उसके ऐसा करते ही कृति के होठ अपने आप ही खुल गए और ये मौका देखते ही अक्षराज ने अपनी टंग को धृति के टंग के अंदर डाल दिया। एक लंबी और पैशनेट भरी किस के बाद अक्षराज ने अपने सर को कृति के सर के साथ जोड़ लिया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। कृति अभी अपनी सांसों को संभाल ही रही थी कि अक्षराज ने एक झटके से उसे अपने नीचे कर लिया। अब बताओ बीबी, और बोलोगी हमको कमज़ोर। अक्षराज ने कृति के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी, जो कि कृति को उसकी हॉस्पिटल वाली टीजिंग स्माइल याद आ रही थी। कृति ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया, फिर से एक गहरी सांस लेने लगी। अक्षराज ने उसे बहुत हार्ड किस किया था। उसे अपनी सांस फील हो रही थी। बिल्कुल। अक्षराज एकटक कृति के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। उसके हाथ कृति की कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। अक्षराज के रफ हाथों को अपनी सेंसिटिव जगह फील करते हुए उसने धीरे से कहा, अक्ष आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम कृति? अक्षराज ने वैसे ही अपने हाथों को कृति के लोअर बैक की तरफ ले जाते हुए कहा। कृति ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और हकलाते हुए कहा, अक्ष आपको आराम की अभी ज़रूरत है, हम ये सब बाद में कर लेंगे। उसने इस बार अपने शब्दों को ठीक चूज़ किया था, क्योंकि उसे एक बार फिर से अक्षराज के एक हार्ड किस नहीं चाहिए थे। वही ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोने मुड़े और उसने कहा, ठीक है, सो जाओ अब। ये सुनते ही कृति ने एक चैन की सांस ली और अक्षराज की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अक्षराज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखते हुए धृति ने कहा, अक्ष अब छोड़िए भी। अक्षराज ने आखिरी बार कृति के होठों पर एक किस किया, उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। वो दोनों ही बेड पर आराम से सो चुके थे। अक्षराज का एक हाथ कृति की कमर में फंसा हुआ था। कृति की लोअर बैक अक्षराज की तरफ थी। कृति की बैग को देखते हुए अक्षराज ने कुछ सोचा और अगले ही कृति की आंखें बड़ी हो गई, साथ ही उसकी हल्की सी चीख वहाँ पर गूंजे। कृति ने जल्दी से अक्षराज की तरफ अपना सिर घुमाया और अक्षराज को शॉकिंग होकर देखते हुए, ये क्या था अक्ष? पनिशमेंट बीबी, पनिशमेंट। अक्षराज धृति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वहाँ क्यों मारा हमें आपने? कृति ने फिर से कहा। अक्षराज ने अपना चेहरा मासूम सा करते हुए कहा। यह सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई और उसके गाल लाल हो गए। उसने धीरे से अपनी बट एरिया की तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ अक्ष, वो मार नहीं थी बीवी, दैट वाज स्मैक। ये कहते हुए अक्षराज ने अपनी एक आई विंक कर दी। ये देखते ही कृति का चेहरा लाल होने लगा। उसने अभी कुछ बोलना चाहा ही था कि
अक्षराज ने फिर से कहा, बीवी सो जा वरना हम अभी एक और स्मैक लगाएंगे, वो भी जोर का। ये सुनते ही कृति ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अक्षराज के सीने में छुपा लिया। वही ये महसूस कर अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने हाथों को धीरे धीरे धृति के बैग की तरफ ले गया, जहाँ उसने अभी स्मैक किया था। उसे अब धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके हाथों को अपने एरिया पर महसूस कर कृति को अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलने की गलती की। उसे अभी एक और स्मैक नहीं चाहिए। अक्षराज ने वो भी अपने बट पर तो बिल्कुल भी नहीं। सुबह का वक्त ठाकुर हवेली अक्स उठा। मालती जी ने उसे अपने पास बैठी धृति को देखते हुए कहा, दादी नहीं, वो अभी सो रहे हैं। कृति, जो मालती जी के कहने पर फूल माला बना रही थी, वो धीरे से बोली, मालती जी ने अपना सर धीरे से उठाया और कृति की तरफ देखने लगी और वापस से पूजा के लिए फूल सजाने लगी। तभी उनको कुछ याद आता है और वो एक नज़र पूरे हॉल में घुमाती हुई वापस से कृति की तरफ देखती है। वो कृति की तरफ हल्का झुकते हुए बोली, कुछ खुशखबरी है? दादी की ये बात सुनते ही कृति के हाथ अपने आप रुक गए। वो अपना सर उठा दादी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि दादी ने अभी क्या कहा। कृति ने कुछ नहीं बोलता देख दादी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, बोले थे ना दम लगाने के लिए, लगाया कि नहीं? दादी के पहले सवाल से कंफ्यूज धृति को अब समझ आ चुका था कि दादी क्या कह रही है। उसके गाल अब लाल हो गए। उसने धीरे से कहा, दादी आप भी क्या ना लगाया कि नहीं लगाया, ये बताओ हमको दादी जी। कृति को घूरते हुए बोले। धृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब दादी से कैसे बचे। उसने हार मानते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और ये देखते ही मालती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कृति के सिर पर अपना हाथ फेरा, बोली, शाबाश, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। अब ऐसे ही कोशिश जारी रखो और हमको परदादी जल्दी से बना दो। कृति ने ये सुन कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो बस चुपचाप नीचे ज़मीन की और देखे जा रही थी। हमको पता था मीरा से सब हॉल में बिखरा पड़ा हुआ था, वहाँ फार्म हाउस पर। दादी ने आगे धीरे से कहा। ये सुनते ही कृति की आंखें शॉक हो गई। क्या मीरा काकी ने सब कुछ दादी को बता दिया? हे भगवान! उसका दिल कर रहा था कि वो दादी की नज़रों से कहीं भाग जाए, क्योंकि दादी बहुत ही अजीब नज़रों से कृति को देखे जा रही थी। उनके भी चेहरे पर एक टीसिंग स्माइल थी, जो कि कृति को उस रात की हर झलक दिखा रही थी। अभी दादी जैसे ही आगे कुछ कहती, धृति ने जल्दी से माला को साइड में रखा और शायद ना हमको अक्ष बुला रहे हैं। ये कहते हुए वो जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई। उसको ऐसे जाता देख मालती जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उन्होंने खुद से कहा, हमारे अक्ष की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। कमरे में कृति लगभग भागती हुई ऊपर अपने कमरे में गई। उसकी सांसें अभी भी भारी थी और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, ओफो, मीरा काकी ने दादी को बता दिया। इसका मतलब उनको सब पता चल गया। ओह शिट, अब हम उनके सामने कैसे जाएंगे? ऊपर से दादी को भी ये पता चल चुका है। काश उस दिन हम वो सब कमरे में कर लेते। हमारा तो दिमाग ख़राब था जो हम डाइनिंग टेबल पर। ये बोलते हुए वो कमरे के अंदर आ गए। उसे अक्षराज के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। उसने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, डाइनिंग टेबल पर रोमांस करना उसका ही डिसीजन था, लेकिन वो उसकी बीवी थी और उसकी गलती मतलब ऑटोमेटिकली अक्षराज की गलती थी। एंड दिस इज़ वेल कॉल गर्ल मैच, इजंट सी? धृति की नज़र बिस्तर पर गई, जहाँ अब कोई नहीं था। बिस्तर की सिलवटें देख वो बता सकती थी कि अक्षराज अभी अभी उठा है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। वो बाथरूम की तरफ बढ़ी और डोर नॉक करके, अक्ष दरवाज़ा खोलिए। वहीं अक्षराज, जो कुछ देर पहले ही उठा था, उसने जैसे ही अपने हाथ को बेड पर आगे बढ़ाया ताकि वो कृति अपनी प्यारी सी बीवी को अपनी बाहों में ले सके, पर उसे बेड पर कुछ भी नहीं मिला। ये महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोली और बेड पर देखा तो कृति नहीं थी। वो अकेले अब तक सोया हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को अपने बालों में घुमाया। ऐसा ही 3 दिनों से हो रहा था। दवाई की हाई डोज की वजह से उसकी नींद नहीं खुलती थी और वो उठकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने अपने कपड़े खोले और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसके बदन पर कपड़ा नहीं था। उसकी चोट अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी।
शायद अब जल्द ही सब ठीक हो चुका था। कृति की स्पेशल केयर की वजह से ये याद आते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और अपने दोनों हाथ वॉल पर रखते हुए गहरी सांसें लेने लगा। कृति के ख्याल आने भर से ही उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, वो हार्ड हो गया। ये महसूस करते ही अक्षराज ने अपने आप धीरे से कहा, हम सच में पागल होने वाले हैं। उफ, इस धृति की वजह से। अक्षराज खुद को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस लिया और शावर से निकला। ठंडा पानी भी उसकी डिज़ायर को शांत नहीं कर पा रहा था। तभी उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई दी। अक्ष, दरवाज़ा खोलिए। धृति की आवाज़ सुनते ही अक्षराज ने एक नज़र डोर को देखा, फिर जल्दी से साइड रखे टॉवेल को अपनी कमर पर लपेटते हुए दरवाजे को खोल दिया। अक्षराज की नज़र कृति पर टिकी हुई थी। वहीं कृति, जो अब तक गुस्से में थी, उसने अपने सामने का नज़ारा देख उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। उसने अक्षराज के सिक्स पैक्स एब्स साफ साफ डिस्प्ले थे। ऊपर से अक्षराज के बालों से गिरता हुआ पानी उसकी गर्दन से फिसल कर उसके ऐप से होते हुए उसकी टॉवेल के अंदर कहीं खोसा रहा था। यह सीन देखते ही कृति के गाल लाल हो गए। उसने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए एक गहरी सांस ली। कृति खुद को चेक आउट करते देख अक्षराज के होठ के कोने मुड़े और उसने दीदी की तरफ देखते हुए कहा, बीवी, अगर ऐसे ही देखना था तो बस हम थोड़ी देर में बाहर आ ही रहे थे। ऐसे नहाने के बीच डिस्टर्ब करना बुरी बात होती है ना। अक्षराज की ये बात सुन कृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने अपने बालों को कान के पीछे टक करते हुए जल्दी से कहा, हम देख नहीं रहे थे आपको, हम तो बस हम तो बस क्या कृति। अक्षराज ने अपनी इंटेंस नज़रों से कृति की तरफ देखा और कहा। कृति ने अपने हाथ को एक दूसरे में फंसा लिया और जल्दी से सोचने लगी। वो इस हालत में तो अक्षराज से बिल्कुल भी दादी वाली बात शेयर नहीं कर सकती थी। उसकी नज़र अक्षराज की चोट पर गई और वो जल्दी से बोली, हम तो बस आपकी ये चोट देखने आए थे और आपकी मदद करने। अक्षराज ने एक नज़र अपनी चोट को देखा और अगले ही पर उसने कृति के हाथों को पकड़ लिया और कहा, हमको भी तुम्हारी मदद चाहिए थी कृति। और ये कहते हुए अक्षराज ने कृति को अपने साथ अंदर की ओर खींच लिया और एक झटके से दरवाजे को बंद कर दिया। अक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? कृति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसने ये तो सोचा ही नहीं था। अक्षराज ने कृति को दरवाजे और खुद के बीच में कैद कर रखा था और अब उसने आगे बढ़ा, मदद और क्या बीवी? ये कहते ही उसने कृति की कलाई को पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखते हुए सहलाने लगा। कृति जैसे ही अक्षराज की ठंडी बॉडी का टच पाई, उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। अक्षराज कृति का हर टच उसको सुकून महसूस करवा रहा था। उसने धीरे से मुइन किया। दीदी, ये सुनते ही कृति की नज़र अपने आप अक्षराज के टॉवेल के ऊपर चली गई, जिसे देखते ही उसके गाल लाल हो गए और वो एक झटके से अक्षराज के गले लग गई। अक्षराज उसके ऐसे सडन मूव से 2 कदम पीछे हो गया और अगले ही पल उसने कृति की कमर को पकड़ते हुए खुद को संभाल लिया। बीवी, आराम से, अक्षराज ने धीरे से कहा। कृति ने अपने हाथ अक्षराज की पीठ पर कर दिए और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोली, अक्ष, आपको हमारी मदद चाहिए? अक्षराज ने अपने आप को महसूस किया और धीरे से कहा, ये महसूस करते ही अगले ही पल कृति ने शावर ऑन कर दिया। कृति ने जैसे ही शावर ऑन किया, अक्षराज की आंखें अपने आप डार्क हो गई और वो एकटक कृति को देखने लगा। पानी की बूंदें कृति के ऊपर गिर रही थी। उसके कपड़े भी अब गीले हो चुके थे। उसकी कर्व बॉडी शो हो रही थी। अक्षराज ने अपने हाथ कृति की कमर कस दिए और उसकी सांसें भी भारी होने लगी, जो कि कृति आराम से महसूस कर सकती थी। कृति ने अपने होठों को अक्षराज के होठों की तरफ बढ़ाया। धीरे से कहा, लेट मी हेल्प यू अक्ष, और अक्षराज के होठों पर अपने होठ रख दिए। अक्षराज ने ये महसूस करते हुए कृति के होठों को एक झटके से अपने अंदर कैद कर लिया और उसे रफली किस करने लगा। उसकी किस में पावर और डोमिनेशन थी, जो कि कृति साफ साफ महसूस कर सकती थी। जैसे ही कृति को अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस की, उसने खुद को धीमे से अक्षराज के होठों से अलग किया और
और अपने हाथों से अक्षराज के कंधों पर हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगी। ऐसा करते ही कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा, फिर अपने होठों को उसकी चेस्ट पर रख दिए। धृति के होठों को अपने सीने पर फील करते अक्षराज ने प्लेजर से अपनी आंखें बंद करी और धृति के एहसासों में कहीं खो सा गया। धृति ने दोबारा से अपना सिर ऊपर किया और अक्षराज को देखा, जिसकी आंखें अभी इंटेंस प्लेजर से बंद थी। उसने दोबारा से अपने होठ अक्षराज के गले से लगाया। अक्षराज की धीमी धीमी सिसकियाँ धीरे धीरे गूंज रही थी। ये सुनते ही कृति को अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। अगले ही पल धृति के हाथ अक्षराज की बॉटम पर जाकर रुक गए। अक्षराज की टॉवेल को ये फील करते ही कृति ने उसे खोलना शुरू किया। अक्षराज इतना खोया था कि उसे एहसास ही नहीं था कि कृति क्या कर रही है। अक्षराज ने ये देखते ही अपना सर ना में हिलाया, मानो कृति को मना कर रहा हो इस चीज़ के लिए। वो जो भी आगे करने वाली थी उसके लिए अक्षराज उसे मना कर रहा हो। अगले ही पल कृति ने कहा, अक्ष, हम आपकी बीवी है और अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। अक्ष, नहीं धृति, हम संभाल लेंगे खुद को, तुम जाओ बाहर पहले। अक्षराज ने कृति के कंधे को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, पर धृति ने अपने सर ना में हिलाते हुए कहा, अक्ष, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते। ये सुनते ही अक्षराज की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, ये कैसा सवाल है कृति, अगर करते हैं तो आप हमको रोकेंगे नहीं। बिल्कुल भी, कृति ने आगे कहा और अक्षराज एक बार फिर अपनी बीवी के सामने हार गया। अक्षराज ने अपने हाथों को कृति के कमर पर लूज कर दिए और ये महसूस करते ही कृति ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, आई लव यू अक्ष। और इतना कहते ही कृति ने अपने हाथ अक्षराज की तरफ बढ़ा दिए। कृति के हाथों का टच पाते ही अक्षराज की आंखें प्लेजर से बंद हो गई। मालती जी ने अक्षराज की कुर्सी की तरफ देखा और कहा, सीमा, ये अक्ष कहाँ है। सीमा जी ने एक नज़र सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और बोली, हम कृति को भेजते हैं ऊपर बुलाने। ये सुनते ही मालती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सीमा जी को रोकते हुए बोली, रहने दो, बहुरिया भी ऊपर ही है। अच्छा, तो हम किसी और को भेजते हैं दोनों को बुलाने। सीमा जी बिना कुछ समझे आगे बोली। तभी मालती जी हंसने लगी, बोली, खुद आ जाएंगे, रहने दो साथ में, तभी तो हम परदादी और तुम दादी बनोगी। मालती जी की ये बात सीमा की आंखें बड़ी हो गई। उसने मालती जी की तरफ घूरते हुए बोला, माँ आप भी ना। और ये कहते हुए उन्होंने एक नौकरानी को बुलाने के लिए भेजा, ऊपर बड़े ठाकुर को जाओ और कमरे से उन दोनों को बुला कर लाओ। सीमा जी का ऑर्डर सुन वो नौकरानी जल्दी से ऊपर जाने लगी। ये देख मालती जी बोली, काहे भेज रही हो, बच्चे समय बिता रहे हैं साथ में। इस पर सीमा जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर ना में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ नौकरानी अक्षराज के कमरे के सामने खड़ी थी। उसने एक नज़र इधर देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने एक बार और नॉक किया। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे प्रीति की अजीब सी आवाज़ आई, आ। ये सुनते ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख नीचे जाने लगी। उसको ऐसे नीचे आता देख सीमा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ। उस नौकरानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और धीरे से कहा, नहीं, हमने बुलाया पर कोई आवाज़ नहीं आया अंदर से। उस नौकरानी ने झूठ बोला था। वो अब कैसे बताती कि उसने अभी अभी क्या सुना था। वहीं उसकी ये बात सुनते ही मालती जी हंसने लगी और सीमा जी के भी चेहरे का रंग लाल हो गया। उनको भी अब हंसी आ रही थी। उन्होंने नौकरानी को वहाँ से जाने को कहा और खुद नाश्ता करने बैठ गई। उनको ऐसे देख मालती जी हंसते हुए बोली, कर ली मनमानी अपनी। वो क्या बोलते हैं, हाँ, रोमांस करने दो दोनों को और तुम नाश्ता करो चुपचाप। अब सीमा जी भी क्या ही कहती, वो भी चुपचाप नाश्ता करने लगी। अक्षराज ने अपने फ़ोन को अपने कान से लगाकर कहा, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से रघु की आवाज़ आई, भैया काम हो गया। ये सुनते ही अक्षराज के हाथ बालकनी की रेलिंग पर कस गए। उसने अपनी खतरनाक आवाज़ में कहा, हम आते हैं अभी, आज रात को, तब तक खातिरदारी रुकनी नहीं चाहिए उन सब की। ये सुनते ही दूसरी तरफ से रघु ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। अक्षराज एकटक सामने देखे जा रहा था। वो भले ही 3 दिनों से हवेली पर था, क्योंकि अदिति ने उसे कहीं जाने नहीं दिया था, पर वो ऐसे ही उन लोगों को तो नहीं छोड़ने वाला था जिसने भी उनके कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और यही
बात नाजिया बेगम की तो वो अब तक वो सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा था, पर अब और नहीं, अब बात उसकी धीती पर आ चुकी थी और वो इस बार नाजिया बेगम को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं था। अखराज अभी भी बालकनी में था, उसकी नज़र सामने टिकी हुई थी। तभी उसे अपनी बैग पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस किए और अगले ही पल वो सॉफ्ट हाथ अक्षराज के सीने से लिपट चुके थे। कृति, अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कृति ने भी जवाब दिया, अपना सर अक्षराज की बैग से टिकाकर खड़ी हुई। कहाँ खोई हुई है आप? अक्षराज ने ये सुनते ही कृति के हाथों को पकड़ अपने सामने कर लिया, उसकी आइस में देखते हुए बोला, तुम्हारी यादों में। अक्षराज का जवाब सुनते ही कृति के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने सर नामे हिलाते हुए कहा, हमको नहीं लगता। और ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? अक्षराज ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा। कृति ने अपने हाथ अक्षराज के कंधों पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि याद करने के लिए दूर होना पड़ता है, लेकिन हम तो आपके ही पास हैं। कृति ने अपने हाथ अक्षराज के दिल पर रखा और आगे कहा, यही आपके दिल में, और मुस्कुरा दिया। ये बोलकर अक्षराज दो पल के लिए बिल्कुल खामोश सा हो गया, पर अगले ही पल उसने कृति के गीले बालों को कानों के पीछे टक करते हुए कहा, तुमको याद करने के लिए तुम्हारा हमसे दूर जाना मतलब नहीं रखता कृति? अक्षराज की ऐसी घुमावदार बात सुन कृति कंफ्यूज हो गई, पर अगले ही पल उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही अक्षराज ने अपनी आगे की बात कही, तुम हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे रोम रोम में बसती हो, तुम हर वक्त हमारे ख्यालों में रहती हो। अक्षराज ने अपनी बात पूरी की और कृति का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। कृति का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि धीती अगले ही पल अक्षराज के सीने से लग गई और बोली, अक्ष, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी के लिए इतने खास हो सकते हैं। हमारे हर जख्म का मरहम बनकर आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं। ये सुनते ही अक्षराज के होठों पर स्माइल आ गई और उसने धीती के बालों को सहलाने लगा। कृति के आने के बाद उसने फिर से जीना सीखा, जिन इमोशंस को सालों पहले उसने खुद में कैद कर लिया था। उस हर इमोशन को कृति ने संभाल कर पिंजरे से निकाला। जहाँ उसने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं कृति उसकी ज़िंदगी में वो उम्मीद बनकर आई थी, जिसकी वजह से उसने अपने दिल को 24 साल बाद खुद से को अंदर महसूस किया था। वही दिल जो 24 साल से पत्थर बन चुका था। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहने के बाद कृति ने अक्षराज के सीने से अपना चेहरा निकाला और उसे देखते हुए बोली, हम तो बोल ही गए थे, हम यहाँ आपको नाश्ता करने के बुलाने आए थे। और ये सुनते ही अक्षराज के कोने मुड़े और उसने बोला, और कृति ने धीरे से कहा, फंस गए। मगर अक्षराज ने ये सुन लिया, बस आपकी वजह से हम लोग अब तक यहीं कमरे में हैं, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। साथ ही उसको दादी की टीजिंग स्माइल भी याद आ रही थी। वो तो भूल ही चुकी थी कि वो अक्षरा से गुस्सा थी, क्योंकि मीरा काकी ने दादी को सब बता दिया था। उस रात के बाद जो भी फार्म हाउस का माहौल था, क्या हमारी वजह से? वो कैसे? कृति की बात सुन अक्षराज ने अपनी आँखें छोटी करते हुए कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ उसकी वजह से क्या हुआ। वो तो चुपचाप नहा कर आ रहा था, ओके, कृति के बारे में सोचते हुए नहा रहा था, फिर वो गलत कैसे? हाँ, और नहीं तो क्या, आपने ही तो हमको बाथरूम के अंदर खींचा था। ये कहते कहते कृति के गाल लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने हाथ अपनी साड़ी पर कस दिए। जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो वो चाहे कितनी भी बोल्ड क्यों न हो जाए, पर सब खत्म होने के बाद उसे अक्षरा से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती थी। उसका रीज़न तो उसे भी नहीं पता था क्यों। ये सुनते ही अक्षराज को हंसी आ रही थी, पर उसने अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए और अपने हाथ कृति की कमर में फंसाते हुए बोला, अच्छा तो हमने अंदर खींचा था। ये सुनते ही कृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ अभी मासूमियत झलक रही थी, जिससे देख अक्षराज को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। हमने अंदर खींचा था, हम तो आराम से फ्रेश हो रहे थे, तुम हमको बुलाने आई थी कृति। अक्षराज ने कृति को याद दिलाते हुए कहा। वही ये सुनते ही कृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला कहा, हाँ, हम कुछ याद नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। ये आप क्या कह रहे हैं? कृति की एक्टिंग देख अक्षराज की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी गहरी
आंखें करते हुए कृति से कहा। पर तभी कृति ने अपना हाथ रूम की तरफ करते हुए, शायद वो ना हमको दादी बुला रही है, और ये कहते ही वो जल्दी से अक्षराज को पुश करके वहाँ से भाग गई। उसको ऐसे जाता देख अक्षराज के फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपना सर ना में हिला दिया। दीदी जो अक्षराज को पुश करके वहाँ से लगभग भागकर यहाँ आई थी, उसने अपना सिर घुमाया और कमरे के गेट से अक्षराज को आवाज़ लगाते हुए बोली, नीचे आकर नाश्ता कर लीजिए वरना आप कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर, ये शब्द सुनते ही अक्षराज ने घूरकर कृति को देखा, जो हंसते हुए भाग कर यहाँ से जा चुकी थी। एक बार फिर से कृति अक्षराज को नाश्ता करवा रही थी। वहीं अक्षराज बार बार उसके हाथों को पकड़ रहा था। धीति उसे बार बार अपनी आंखें दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षराज उसे चिढ़ा ही रहा था। कमज़ोर है ना हम? अक्षराज ने वैसे ही कृति को हाथों को अपनी पकड़ में कसते हुए कहा। यह सुनते ही कृति ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं तुम ही तो बोल रही थी, अक्षरा ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही कृति ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, हाँ हम तो ना अक्ष, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो मजाक भी नहीं समझ पाते हैं अक्षराज एकटक कृति की ब्राउन आइज़ को देखने लगा। वह हर बार अपने इन शब्दों से, इन ब्यूटीफुल आइज़ के सामने सब कुछ भूल जाता था। पता नहीं क्या नशा है इन आँखों में। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करता है, वो उतना ही उसमें डूब जाता है। वहीं दादी जो सोफे पर बैठी थी, उनकी नज़र अक्ष और कृति के ऊपर ही बनी हुई थी। उसकी ये नादानियाँ देख मालती जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने कृति और अक्षराज की नज़र उतारते हुए कहा, ऐसी ही खुशियाँ बनी रहे मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी में। कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अक्ष छोड़िए हमारा हाथ, कोई देख लेगा। हाँ तो देखना है तो देखने दो, हमने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, उसकी बीवी का नहीं। अक्षराज ने ये कहकर अपनी एक आँख विंक कर दी। ये सुनते ही कृति का चेहरा लाल हुआ। तभी पीछे से सीमा जी की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही अक्षराज ने कृति का हाथ छोड़ दिया और कृति भी अक्षरा से दूर होते हुए सीमा जी के पास आ गई। सीमा जी डाइनिंग टेबल की कुछ दूरी पर थी। उनकी नज़र अक्षराज के ऊपर बनी हुई थी। उन्होंने कृति को अपने हाथ में रखे हलवे को देते हुए कहा, बेटा ये आयुर्वेदिक हलवा है, इससे चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। तुम ये कहते हुए सीमा जी चुप हो गए और अक्षराज की तरफ चुपचाप देखने लगी। कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा, फिर सीमा जी से कहा, हाँ माँ, हम अक्ष को खिला देंगे। ये सुनते ही सीमा जी ने मुस्कुराया और कृति के गालों को थपथपाते हुए वहाँ से चली गई। कृति ने वो हलवा अक्षराज को खिला दिया। उसने ये नहीं बताया कि ये सीमा जी ने बनाया, क्योंकि अब जब वो उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानती थी, तो ऐसे में वो समझ सकती थी कि अक्षराज क्यों कभी सीमा जी के करीब नहीं हो पाया। अक्षराज ने अपना नाश्ता किया, कृति की तरफ देखते हुए कहा, हम फैक्ट्री जा रहे हैं, बहुत काम पेंडिंग है। ये सुनते ही कृति ने आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, पर अक्षराज समझ गया था कि अब कृति क्या कहेगी, इसलिए वो उसके करीब आया और उसके अपने हाथों पे रखते हुए बोला, हम जानते हैं तुमको हमारी फ़िक्र है कृति, पर हम अब पूरी तरह से ठीक है। और रही बात चोट की, तो अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। फैक्ट्री को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कृति समझ सकती थी कि अक्षराज ऐसे हवेली पर हर वक्त नहीं रह सकता। इन 3 दिनों में न जाने कितने ही इम्पोर्टेंट कॉल और मीटिंग अक्षराज ने बस उसके कहने से छोड़ दिया था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अक्षराज को जाने की इजाज़त दी। अक्षराज ने धीमे से कृति की तरफ मुड़ा और अगले ही पर कृति के माथे पर किस कर दिया। ये फील करते ही कृति ने जल्दी से अपना सर इधर उधर घुमाया और पूरे हॉल में देखने लगी, मानो उसे कोई देख तो नहीं रहा। साथ ही उसने आई साइड से मालती जी को भी देखा, कहीं उन्होंने तो नहीं देख लिया को ऐसे खोया देख। अक्षराज ने कहा, कहाँ खोई हो? कृति ने ये सुनते ही जल्दी से अपना सर ना में हिलाया और बड़ी कहा, नहीं कहीं नहीं, आप अपना ख्याल रखिएगा। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया और हवेली से निकल गया। रात का वक्त फैक्ट्री के सारे कामों को निपटा कर अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र अपने वॉच में देखते हुए खुद से कहा, नाजिया बेगम अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अखराज ठाकुर उस हर आंसू का बदला लेगा जिसके पीछे की वजह तुम हो। और ये कहते ही अक्षराज के सामने उसके काले अतीत से लेकर कृति पर हुए हमले तक की यादें घूम गई। उसके हाथ उसकी
चेयर के आर्मरेस्ट पर कस गई। अक्षराज ने अपनी आंखें खोली और इस बार आंखें उसकी लाल थी, मानो उसकी आंखों में खून उतर चुका हो। कुछ ही देर में वो अपने केबिन से निकला और पार्किंग एरिया में आ चुका था। उसकी कार अब बेगूसराय के सुनसान रास्ते से होते हुए जंगल के बीचों बीच आ गया था। इस 2 घंटे के रास्ते में उसने बस 1 घंटे में पार किया। अब उसकी गाड़ी एक बड़े से गोडाउन के आगे आकर रुक चुकी थी, जो कि हर तरफ से जंगलों से भरा था। अक्षराज ने उस गोडाउन को देखते हुए कहा, अब होगा असली खेल शुरू। लेकिन इस खेल में जीत सिर्फ और सिर्फ अक्षराज ठाकुर की होगी, क्योंकि इस खेल का सिपाही भी मैं हूँ और बादशाह भी मैं हूँ। जिसका खौफ था अब वो आ गए। रघु ने कुछ आदमियों को देखते हुए कहा, जो रस्सी से बंधकर लटके हुए थे। ये सुनते ही उन आदमियों के चेहरे पर साफ साफ डर नजर आ रहा था। ये वही लोग थे जिन्होंने अक्षराज और धृति के ऊपर जंगल में हमला किया था। भले ही वो लोग मारे नहीं गए थे। पहले जिसने कृति को छूने की कोशिश की और अभिनय ने उसके सर के बीचों बीच गोली मार दिया था वो, और दूसरा जिसने अक्षराज के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर उसके बाकी के गुंडे जिनके कुछ हाथ टूटे थे, वो सबको रघु अक्षराज के कहने पर यहाँ ले आया था। वो 3 दिन से यहीं बंधे थे। वो इतने बदतर हालत में थे कि उनकी हालत देख कोई भी डर सकता था। उनके कपड़े फट चुके थे, उन पर खून के धब्बे लगे थे। तभी वो सब डर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी, क्योंकि सबके कपड़े मुंह से बंद थे। अक्षराज द हार्टलेस डेविल कहे या फिर अपनी मौत को सामने देख सब चिल्लाने की कोशिश करने लगे। ये देख अक्षराज ने रघु को इशारा किया। रघु ने देखते ही अपने आदमी को इशारा किया, जो एक एक करके सबके मुंह से कपड़े निकालने लगे। अक्षराज एक एक कर सबके चेहरे को देखने लगा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि किसने क्या कहा था कृति के बारे में, किसकी गंदी नज़रों ने देखा था उसकी कृति को, और किसने उस पर बंदूक का निशाना साधा था। वो सारे गुंडे दर्द से तड़प रहे थे। एक तो पहले से ही अक्षराज ने उन्हें बहुत मारा था कि उनकी हड्डियां टूट गई। ऊपर से इस हालत में वो सब 3 दिनों से यहाँ रस्सी से बंधे थे। उन दोनों के हाथ रस्सी से टंगे थे। अक्षराज ने अपनी सफ़ेद शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए थोड़ा चलकर सामने आया और बोला, जिंदा बच गए क्योंकि हमारी बीवी साथ में थी, वरना एक एक को बेगूसराय के ज़मीन में इतना नीचे गाड़ देते कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अक्षराज की डरावनी आवाज़ सुन सबके चेहरे पर पसीना आ चुका था। सबकी सांसें भारी हो चुकी थी। वो अब तक जिंदा होने का पछतावा मना रहे थे। माफ़ कर दीजिएगा बड़े ठाकुर, गलती हो गई थी हमसे, बौरा गए थे हम पैसे के चक्कर में, जिंदा छोड़ दीजिए हम सबको। एक आदमी ने कांपती आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर क्या इसका असर अक्षराज के ऊपर होने वाला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी अक्षराज ने घूरकर उस आदमी को देखते हुए कहा, माफ़ी की गुंजाइश उससे की जाती है जिसके सीने में दिल होता है, पर हम तो एक हार्टलेस डेविल है। माफ़ी तो तुम हमसे मांग रहे हो। ये सुनते ही वो आदमी अंदर तक कांप गया। अपने साथियों की तरफ देखने लगा, जो अक्षराज का डरावना दुख देखकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि अक्षराज ठाकुर अब तक चुप था, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो सच में एक हार्टलेस डेविल था, जो कुछ भी कर सकता था। अगर वो कह रहा है कि वह सबको ज़मीन के 10 फीट अंदर गाड़ सकता है, तो वो सच में गाड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तभी अक्षराज के सामने रघु ने आते हुए उसे एक बेल्ट इस बेल्ट को गोल घुमाया और फिर सबकी तरफ दे मारा। इस बार उसका निशाना सबके चेहरे पर था, और ख़ासकर सबकी आंखों पर। सबकी चिश्क एक बार निकल गई। उस बेल्ट की नुकीले की उनके चेहरे पर घुस गए। किसी के आँख, किसी के नाक, किसी के मुंह में, किसी के गले पर, ऐसे ही सबके गले में चुभ गए। उसकी हर एक कीमती आंसू को बहाने के लिए ये बहुत छोटी जख्म है, जान से भी ज़्यादा कीमती है वो हमारे लिए, और तुम लोगों ने उसको हमसे दूर करना चाहा। अक्षराज ने काफ़ी वक्त के बाद कुछ ऐसा कहा था, और इस बात में उसके अंदर का सारा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो गुंडे तो अब माफ़ी मांगने लायक भी नहीं बचे। सब रस्सी से बंधे थे, वरना अब तक सब ज़मीन पर गिर चुके होते। मरने नहीं चाहिए ये सब, मौत नहीं नसीब होनी चाहिए इनको। बेगम साहिबा अपनी हार का नज़ारा एक दिन
ऐसे ही देखेगी, जिंदा रखो इन्हें। अक्षराज की गुस्से भरी आवाज़ उसके गोडाउन में गूंज गई। वह गुस्से से अब तक बेहोश हो चुके थे तो कुछ दर्द से कांप रहे थे। रघु ने जल्दी से अक्षराज के पास आते हुए कहा, भैया जी हम सब देख लेंगे, आप अभी हवेली जाइए, बहुत देर हो गई है, भाभी जी आपका इंतज़ार कर रही होगी। रघु ने जानबूझकर कृति का नाम लिया था, वरना अक्षराज की जो हालत थी वो सच में अभी के अभी चौधरी महल पहुंच जाता। अक्षराज ने एक बार रघु को देखा, फिर अपनी पलकें झपकाई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रघु ने अभी क्या बोला, अक्षराज ने फिर से सबको एक नज़र देखा और फिर रघु की तरफ अपना सर हाँ में हिलाया और गोदाम से बाहर निकल गया। पता नहीं कब अक्षराज की कार हवेली के सामने आ चुकी। उसने एक झटके से अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। उसके निकलते ही उसकी नज़र अपने कमरे की बालकनी पर गई, जहाँ कोई खड़ा नहीं था। अक्षराज अभी अपनी नज़रें नीचे करता ही था कि बारिश की बूंदें उसके होठों पर गिरी और अगले ही पर एक जोरदार बारिश की बूंदें अक्षराज को पूरी तरह भिगोने लगी। उसकी शर्ट पर लगे खून के धब्बे बारिश की पानी के साथ मिलकर नीचे गिर रहे थे। अक्षराज के हाथों पर लगा खून भी अब साफ हो चुका था, पर उसके निशान अभी भी वहाँ मौजूद थे। उसने खुद को देखा और कहा, ये इस बात का सबूत था कि उसकी कृति कोई खेल का हिस्सा नहीं है, जो इस खेल के नियम उस पर लागू हो, और अगर किसी ने जानबूझकर उसे इस खेल में शामिल करने की कोशिश की तो वो उसकी जान तक ले लेगा। अक्षराज ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की, मानो वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक शांत बिल्कुल नहीं हुआ था। वो कुछ देर में चौधरी महल पहुंच जाएगा और उसकी बंदूक की नोक पर होगी वो बेगम साहिबा उर्फ नाजिया बेगम। बारिश की ठंडी पानी की बूंदें अक्षराज को अंदर तक छू रही थी और उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर क्या ये उसे सुकून और शांति दे सकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको सुकून और शांति सिर्फ एक ही जगह मिल सकती थी, और वो है उसकी बीवी की बाह। वो उसका एडिक्ट हो चुका था, कृति का वो नशा हो चुका था उसे। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि कृति अब तक सो चुकी थी। वो उसे नींद से जगाना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं। रीति उसे अगर ऐसे देख लेती थी, भले ही वो बारिश की पानी में उसकी बॉडी पर लगे खून साफ कर दिया था, पर उसकी वाइट शर्ट अभी लाल थी, जो कि इस बात की गवाही दे रही थी कि अक्षराज ठाकुर की पूरी दुनिया बस एक ही शख्स में बसती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अक्षराज ने गेट को अंदर से लॉक किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने अपने पूरे नज़र कमरे में घुमाई और उसकी नज़र बेड पर जाकर रुक गई, जहाँ धृति बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो चुकी थी। उसे देख कोई भी कह सकता था कि वो अक्षराज का इंतज़ार करते करते ही सोई थी। उसके माथे पर दिख रही शिकन इस बात का प्रूफ थी कि वो अक्षराज की फिक्र में वो पागल हो रही थी। ये देख अक्षराज ने अपने कदम कृति की तरफ बढ़ाए और वो सामने उसके आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र कृति के मासूम चेहरे पर टिकी थी, जिस पर फिक्र साफ नजर आ रही थी उसे। उसके बाल हल्के हल्के बिखर चुके थे, जो बालकनी से आती हवा ने उसकी गैर मौजूदगी में किए थे। उसका चेहरा दमक रहा था चांद की रोशनी में। वो एक वाइट लेडी की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बेहद खूबसूरत, कयामत। अक्षराज वैसे ही कृति को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा और कुछ ही पलों में वो वॉशरूम के अंदर चला गया। वो जल्दी से वॉशरूम में लगे सिंक के पास अपने हाथ जोर जोर से रगड़ने लगा, मानो खून के निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। आखिर तभी तो वो कृति के पास जा पाएगा, उसे छू पाएगा। उसने साइड रखे हैंडवॉश को अपने हाथ में डाला और फिर एक बार अपने हाथों को रगड़ने लगा। कुछ ही पलों में अक्षराज के दोनों हाथ साफ हो चुके थे और वो हल्के लाल भी हो चुके थे। ऐसे बार बार रगड़ने की वजह से उसने नज़र आईने पर गई। उसके कपड़े पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने एक नज़र शर्ट को देखा और ये देखते ही उसने शर्ट को फाड़कर वहीं कोने में फेंक दिया और अगले ही पर शावर को ऑन कर उसके नीचे खड़ा होकर भीगने लगा। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपनी कमर पर एक वाइट टॉवेल लपेटा और बाहर आ गया। उसकी नज़र
फिर से सो रही कृति पर गई। उसने एक नज़र क्लॉक को देखा जिस पर अभी रात के 3 बजे थे। अक्षराज क्लोसेट की तरफ गया और जल्दी से ट्राउज़र पहन वापस कृति की तरफ बढ़ गया। वो कृति के पास पहुंचा। उसने एक हाथ उसके सर के पीछे और दूसरा घुटनों पर रख उसे आराम से बिस्तर पर सुला दिया। बारिश की वजह से हवाएं हल्की ठंड चल रही थी जिस वजह से कृति की बॉडी ठंडी हो चुकी थी। ये फील करते ही अक्षराज ने एक चादर लेकर धृति को कवर किया और दूसरी तरफ से आते हुए खुद भी चादर के अंदर आ गया। उसने एक हाथ कृति की कमर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया और उसने खुद को कृति की बाहों में रिलीज करते हुए आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसे एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। ये सुनते ही अक्षराज ने एक झटके से अपनी आंख खोल दी और सामने कृति की आइज़ में देखने लगा जो कि अब खुल चुकी थी। आप ना आ गए, हम परेशान हो गए थे आपने हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया? कृति अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, पर अक्षराज अभी भी उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख सकता था। उसका फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाया, वरना वो कृति के कॉल को कभी इग्नोर नहीं कर सकता था। अक्षराज ने कृति के सिर को सहलाया और कहा, बस हम थोड़ा काम में फंस गए थे, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे, अभी सो जाओ, नींद आ रही है हमको। उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि सिर्फ कृति सो जाए। कृति ने एक नज़र अक्षराज के चेहरे को स्कैन करने की कोशिश की, फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे लिपट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुबह का वक्त। चौधरी महल बेगम साहिबा ने गुस्से से अपने सामने रखी कांच की टेबल पर लात मारा जिससे वो कांच का टेबल अगले ही पल चकनाचूर हो गया। बेगम साहिबा का इतना गुस्सा देख वहां खड़े सब लोग डर जाते हैं। वहीं विक्रम और रीना ठाकुर दोनों ही चुपचाप कोने में खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। तभी चौधरी महल में बेगम साहिबा की गुस्से भरी आवाज़ बोल गई, उसकी इतनी ज़रूरत हम सबको इस खेल का नियम सिखाएगा। वो उसको उसकी माँ के पास न भेज दिया तो हमारा नाम भी नाजिया बेगम नहीं। ये सुनते ही विक्रम ठाकुर सामने आते हुए बोले, क्या हुआ बेगम साहिबा, सुबह सुबह इतना गुस्सा? तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।